संरचना हमने इससे पहले वाले उसमें वीडियो में आपने देखी थी, क्लास में देखी थी। आज हम देखेंगे कि नेफ्रॉन जो है वो क्या कार्य करता है। आपको पता है कि नेफ्रॉन के द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, इसीलिए नेफ्रॉन को कहते हैं डायलिसिस थैला। छानता है ये, मतलब हमारे रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देता है और यूरिन का निर्माण करता है। तो ये जो होता है, इसकी जो प्रोसेस होती है मूत्र निर्माण की, वो 3 चरणों में होती है। पहली होती है छानन मतलब फिल्ट्रेशन, दूसरी होती है चयनात्मक पुनः अवशोषण मतलब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरी होती है स्त्रावण मतलब सिक्रेशन। ओके, पहली है छानन। अब छानन की प्रोसेस हम यहाँ समझेंगे कि छानन मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब ब्लड को हमारे, आपको पता है कि जो हमारा हृदय है वहां पे क्या होता है, रक्त का पूरा परिवहन होता है ना, परिवहन तंत्र है हमारा वो। तो वहां पे जब रक्त फेफड़ों में जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, फेफड़ों में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। जब शुद्ध हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसके बाद महाशिराओं के द्वारा उसको पूरी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा दिया जाता है शुद्ध रक्त को। तो जब वो रक्त पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, तो वहां पहुंचता है तो उसमें से वो वृक्क में भी आता है, वृक्क को भी रक्त मिलेगा शुद्ध वाला। तो जब ये वृक्क में आता है तो वृक्क का पार्ट हमने देख लिया कि वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। तो ये देखो आप, ये रीनल धमनी है, ये रक्त को लेकर आती है। रीनल धमनी जब इसको, क्योंकि धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है, ये हम पढ़ चुके हैं ना कि धमनियां शुद्ध रक्त का करती है और शिराएं अशुद्ध रक्त का। तो ये रीनल धमनी यहाँ पे शुद्ध रक्त को लेकर आएगी। ये रीनल धमनी जब यहाँ लेकर आती है तो ये धमनी 2 भागों में बढ़ जाती है। ये आपको पहले ही स्ट्रक्चर में बता चुकी मैं, एफरेंट और इफरेंट। अब क्या होता है, जब ये ब्लड को लेकर आती है तो इसका व्यास कैसा है, अधिक है, तो ये बहुत फोर्स से यहाँ आता है। और जब ये फोर्स से यहाँ आता है तो जब ये यहाँ आएगा तो आपको पहले ही बता दिया कि इफरेंट धमनी का और एफरेंट धमनी का दोनों 50 महीन कोशिकाएं, लगभग 50 के लगभग एक पूरी केशिकाओं का मिलकर जाल बना देती, जिनको कहते हैं केशिका गुच्छ। और ये केशिका गुच्छ मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया कि ये केशिका गुच्छ ऐसा होता है और ये रक्त को छानने का काम करता है। ये पतली पतली पूरी ऐसी केशिकाएं है ना, और ये रक्त को छानेगी। तो देखो आप, ये ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे ब्लड यहाँ आया और फोर्स के साथ नीचे चला गया, जैसे हमने क्या करा कि हमने एक भगोनी ली चाय बनाई, और उस चाय के लिए हम क्या करते हैं, कप तैयार रखते हैं, एक चाय छन्नी रखते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास में अभी ये हमारे पास में कप है, ये बोमन कैप्सूल है, क्या है ये, और ये चाय छन्नी क्या है, केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस। तो ये जैसे ही मैं ब्लड यहाँ पे डालूंगी, मैं ये जो हमारे पास चौक है, ये क्या है, एफरेंट धमनी का जो रीनल धमनी से बनी है, ये आएगी और इसमें ब्लड डालेगी। तो इसका व्यास अधिक है, पतली तो है नहीं है, फोर्स से ब्लड आएगा। तो ब्लड जब यहाँ आता है तो जो क्षणिक पदार्थ है ना, जो ऊपर बड़े बड़े पदार्थ हैं, प्रोटीन वगैरह हैं, बड़े कण हैं, वो सब ऊपर रह जाएंगे और बाकी छन के नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये ब्लड छन गया यहाँ पे। अब क्या हो, जब ये छनेगा तो ये ऊपर अपशिष्ट पदार्थ रहे और नीचे जो है यहाँ पे छन के चला गया। अब ये जब जाएगा तो ये इसमें से होकर ऐसे आगे बढ़ेगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका में से और यहाँ से आगे होते हुए। अब ये जो थी इफरेंट धमनी का, ये बाहर निकल गई बचे हुए रक्त को लेकर। जो छना हुआ था वो तो यहाँ चला गया इसमें अंदर, बाकी ये बचे हुए रक्त को लेके आगे बढ़ेगी। अब क्या होगा, ये जो यू आकार की नली है, हेनले का लूप हमने बताया था, तो जो छना हुआ पदार्थ है वो ऐसे आगे बढ़ता हुआ इसमें से होते हुए यहाँ पे जाएगा। अब पहली प्रोसेस जो थी छानन, वो तो यही हो गई। अब दूसरी है चयनात्मक पुनः अवशोषण। क्या अर्थ है चयनात्मक पुनः अवशोषण का, कि क्या होता है कि ब्लड के साथ छन के जो चीज नहीं जानी चाहिए वो भी छन के आ जाती है, जैसे ग्लूकोज, जल, लवण है ना, यूरिक एसिड, यूरिया, ये तो उत्सर्जित पदार्थ है, इनको तो बाहर निकालना ही है। लेकिन सोडियम के लवण, पोटेशियम के लवण, कुछ कैल्शियम के, कुछ ऐसी चीजें होती है जो शरीर के लिए उपयोगी है, जैसे ग्लूकोज है, जल है, लवण है। यदि इनको हम शरीर से बाहर निकाल देंगे बार बार, जब हम यूरिन करने जाएंगे, टॉयलेट करने जाएंगे और ये शरीर से निकल गए, तो हमारे शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी और हमको कमजोरी आ जाएगी। लेकिन ये पदार्थ छन के आ गए, तब क्या करें, इनको मूत्र के साथ जाने तो नहीं देना है, तो हम इनको क्या करेंगे, वापिस से रीएब्सॉर्ब करेंगे, फिर अवशोषित करवाएंगे।
तो उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, ये देखिए आप। तब इसमें क्या होता है, ये जब यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे ये देखो आप, ये इफरेंट धमनी का है, ये क्या कर रही है, इस पूरी धमनी, इसके ऊपर ये जो हैंडले का लूप है, यू आकार की जो एक नली है, इसके ऊपर पतली पतली पूरी केशिकाओं का जाल बना लिया। इसने क्या करा, बना लिया जाल। और जाल बनाने के बाद में पूरा ये केशिकाएं मिलके धमनिकाएं बनके और लास्ट में रीनल शिरा में परिवर्तित हो गई। और ये सारा जो था कौन सा पदार्थ, जो कि चला गया था, जिसको नहीं जाना था, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज, जल, लवण, इसके अलावा और भी उपयोगी पदार्थ हैं जो हमारे ब्लड में होना चाहिए, मूत्र के साथ नहीं जाना चाहिए, इन सब को ये रीनल शिरा अवशोषित कर लेती है और वापस हार्ट में भेज देती है। शिराएं क्या करती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है और हार्ट में ले जाती है शुद्धिकरण के लिए, तो ये फिर इसको ले लेती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो, चयनात्मक पुनः अवशोषण, वापिस पुनः अवशोषण हो गया। सबका नहीं हुआ, यूरिया का नहीं हुआ, यूरिक एसिड का नहीं हुआ, जो जाना है वो तो जाएगा मूत्र के साथ, पर जो चीजें जरूरी है उनको वापिस से अवशोषित कर लिया, इसलिए इसको कहा चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब शेष पदार्थ जो बचता है वो गाढ़े रंग का होता है, उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कुछ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके लवण, ये सब होते हैं। तो ये गाढ़ा पदार्थ जो होता है इस दूरस्थ कुंडली नलिका, यहाँ पे तो सब ये अवशोषण हो गया और इस संग्रह नलिका में इकट्ठा हो जाता है और इस संग्रह नलिका में मूत्र के रूप में रहता है और समय समय पर इसको बाहर कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि ये आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो नलिकाएं हैं ये कुंडलित क्यों है, फोल्डेड क्यों है? ये इसलिए कुंडलित है, जैसे आपने पाचन तंत्र में पढ़ा कि पाचन तंत्र में जो छोटी आंत होती है उसमें विलाई होते हैं। विलाई मतलब पेन की जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, उंगली नुमा ऐसी संरचना कि जैसे ये उंगलियां हैं, चारों उंगलियां ऐसी स्प्रिंग जैसी है, लेकिन यदि हम इसको खोल देंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। जैसे एक ये पूरा डंडा है, यदि इसकी अवशोषण सतह को हमको बढ़ाना है तो हम इसको क्या करेंगे, और हमको ये लंबा चाहिए, तब इसको क्या करेंगे, ऐसे फोल्डेड बनाएंगे। तो फोल्डेड बनाने से क्या होगा, जगह कम घेरेगी लेकिन अवशोषण सतह ज्यादा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखो आप कि ये इसलिए यहाँ पे कुंडलित होती है, कैसी होती है, फोल्डेड होती है, कि अवशोषण सतह ज्यादा बढ़े, कि ये उन पदार्थों को अवशोषित कर सके जिनको हमको मूत्र के साथ नहीं जाने देना है, वापस बॉडी में अवशोषित करना है, इसलिए अवशोषण सतह होती है। अब क्या होता है, शेष बचा हुआ गाढ़ा द्रव मूत्र है जिसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो तीसरी प्रक्रिया हो जाती है सिक्रेशन, स्त्रावण। अब देखो, पहली क्या हुई, छानन, छानन की प्रोसेस दिया हो गई, आपको बता दिया मैंने। फिर दूसरी हुई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि कुछ चयनात्मक चीजों को ही अवशोषित करा, ऐसा नहीं कि यूरिया को छान दिया फिर यूरिया को अवशोषित कर लिया। ये क्योंकि मनुष्य एक यूरियोटेलिक प्राणी है। कौन सा है, यूरियोटेलिक। हम यूरिया के रूप में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं और बचा हुआ पदार्थ जो गाढ़ा रहता है वो क्या हो जाता है, वापिस मूत्र के रूप में बाहर कर दिया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ आपको ऐसा मालूम होना चाहिए, आप पढ़ते हो तो आप उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हो, इससे आप क्या सीख रहे हो, क्या चीजें आप दैनिक जीवन में देखते हो। आपने कई लोगों को देखा है, किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, करते हैं ना। एक किडनी से भी व्यक्ति अपना जीवन चला सकता है ना। तो किडनी दान करते हैं ना किडनी का, तो जीवित में भी कर सकते हैं और मरे और उसके तुरंत बाद भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपने शरीर के अंगों का दान करते हैं, उसमें किडनी भी होती है, तो किडनी देकर दूसरों को उसका जीवन बचा सकते हैं। किसी किसी किडनी में मूत्र निर्माण नहीं होता है तो उसको बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि मूत्र नहीं बन पाता है, तो उसको काय पे रखते हैं, एक डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस की प्रोसेस होती है, देखा है आप लोगों ने कहीं पे। कृत्रिम रूप से मूत्र की निर्माण की प्रक्रिया होती है, मतलब उसका रक्त छन नहीं पाता है, उससे मूत्र का निर्माण नहीं होता है, तो उसको शरीर में विषैले पदार्थ इकट्ठे होते जाते हैं। मूत्र क्या है, विषय ना, उसको जहर, उसको शरीर से निकालना बहुत जरूरी है। तो यदि नहीं बनता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए फिर डायलिसिस की प्रोसेस होती है और डायलिसिस के द्वारा, हीमोडायलिसिस के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो उसको कहते हैं यूरिया, यूरीमिया एक रोग होता है कि यूरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है तो उसको यूरीमिया कहेंगे। बहुत सारी समस्याएं आती है, किसी किसी को आपने देखा होगा कि किसी किसी को पथरी की समस्या हो जाती है, होती है पथरी की समस्या। क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा था, कैल्शियम के कण, मतलब वो कैल्शियम वाले पदार्थ, किसी किसी को आदत रहती है चौक खाना, खाते हैं ना, पेन खाना, तो वो क्या होता है, कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में लेना, तो वो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो पत्थर जैसी जो होती है, पथरी के रूप में यूरिन के रास्ते में अटकती है तो वो दर्द देती है। तो ऐसे अपने आसपास जब आप देखते हैं
तो आपको सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि इसको एक किडनी की समस्या क्यों हो रही है, इसको यूरिन क्यों नहीं बन पा रहा है, इसको हीमोडायलिसिस क्यों हो रहा है, इसको डायलिसिस क्यों हो रहा है। हॉस्पिटल में जाके कहीं पे भी इस तरह के पेशेंट को देख के सर्वे करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, ताकि आपका जो पढ़ने के टॉपिक का जो उद्देश्य है वो पूरा हो कि इसको क्यों समस्या हुई है पथरी की, इसने ऐसा क्या। देखिए ये हमारे यहाँ के जो शासकीय विद्यालय के जो बच्चे हैं, क्रमांक 2 मंदसौर के यहीं के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने इस तरह के कई मॉडल बनाए हैं जो कि वेस्टेज मटेरियल से हैं, और इसलिए बनाए ये ताकि ये स्थायी रूप से रहे, थर्माकोल का उपयोग नहीं किया इसमें। और दूसरी बात ये कि जिससे उनकी क्रिएटिविटी भी सामने आती है ना, और डायग्राम बनाना भी बच्चे सीखते हैं। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्याले के समान संरचना, जिसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। यहाँ पे आपको पतली पतली जो है क्या दिख रहा है, केशिकाओं का पूरा बना हुआ गुच्छा, जिसको हम कहते हैं केशिका गुच्छ, या जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ये ग्लोमेरुलस और ये बोमन कैप्सूल दोनों मिलकर कहलाते हैं मेलफिजियन संपुट। यहाँ पे आपको ये दिख रही है रीनल धमनी, है ना, जिसका व्यास अधिक रीनल धमनी यहाँ पर आ रही है रक्त को लेकर एफरेंट आर्टेरियोल, बाहर निकल रही है एफरेंट आर्टेरियोल। ये यहाँ पे समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये आगे बढ़ रही है, यू आकार का हैंडले का लूप बना रही है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये यहाँ पे संग्रहण नलिका जिससे मूत्र इकट्ठा होता है, और ये यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल जो है ये इसके ऊपर जाके पूरा इसके ऊपर क्या करेगी, जाल बिछा देगी, और इसमें से जो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी है, मूत्र के साथ ना चले जाए, उनको रीएब्जॉर्ब करके वापिस से रीनल शिरा में डाल देगी, और रीनल शिरा के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो ये एक छोटा सा चार्ट या मॉडल जो भी कहें, बच्चों ने इसको बनाने का प्रयास किया।